अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप मोन्टेक के एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हमारा बेरिंग बेसिक्स की सीरीज़ चल रही है और इसका आज पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। उनके लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जो सबसे हमारा पहला पार्ट था उसमें हमने बेरिंग एवोल्यूशन को डिस्कस किया था। अ, कि बेरिंग किस तरीके से बना, फिर बेरिंग की हिस्ट्री क्या थी, व्हाट इज़ अ बेरिंग, बेरिंग था क्या चीज़, फंक्शन ऑफ बेरिंग क्या थे और बेरिंग के कौन-कौन से पार्ट हैं और उन पार्ट के फंक्शन क्या थे। एंड देन हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था कि बेरिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और बेरिंग के ऊपर लोड कितने होते हैं। उन लोड के अकॉर्डिंगली बेरिंग की टाइप्स और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर बेरिंग के ऊपर टिपिकल जो लोड ज़ोन बनते हैं वो किस किस्म के बनते हैं और उससे बेरिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। आज का जो हमारा एजेंडा होगा वो होगा इंटरनल क्लीयरेंस का, कि बेरिंग के अंदर जो क्लीयरेंस होती है वो क्यों दी जाती है और उसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है। सबसे अहम टॉपिक है। जितने भी बेरिंग फेल हो रहे होते हैं, ज़्यादातर जो बेरिंग फेल हो रहे होते हैं बेसिकली वो क्लीयरेंस की वजह से ही फेल हो रहे होते हैं। किसी में क्लीयरेंस ज़्यादा हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। तो अगर हमने बेरिंग की क्लीयरेंस को मैनेज करना सीख लिया तो हमारा बेरिंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ देना शुरू कर देगा। अगर आप कुछ भी ना करें, बाकी सिर्फ क्लीयरेंस को मैनेज करना सीख लें तो आप अपने बेरिंग की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो क्लीयरेंस में हम लोग पहले देखेंगे इंटरनल क्लीयरेंस होती क्या है और बेरिंग के अंदर ये इंटरनल क्लीयरेंस क्यों रखी जाती है, क्यों बेरिंग के अंदर छोड़ी जाती है इंटरनल क्लीयरेंस। एंड देन हम लोग देखेंगे कि बेरिंग की इंटरनल क्लीयरेंस का बेरिंग की लोड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देन इंटरनल क्लीयरेंस के सफिक्स क्या होते हैं, यानी अगर आपने बेरिंग को डिमांड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बेरिंग में कि आपको आपके अकॉर्डिंगली जो है ना आपके अकॉर्डिंगली जो आपको क्लीयरेंस चाहिए वो ही बेरिंग आपको मिले। एंड देन आखिर में मैं आपको एक क्लीयरेंस सिलेक्शन चार्ट बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इस एप्लीकेशन के लिए आपने कौन से क्लीयरेंस को सिलेक्ट करना है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप किसी भी किस्म की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे बच सके। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रिप ऑन टेक में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंटरनल क्लीयरेंस का। इंटरनल क्लीयरेंस होती क्या है? जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं, जो बेरिंग होते हैं, बेरिंग के दरमियान और उसकी रेस के दरमियान एक थोड़ी सी जगह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी जगह जो है ना वो खाली छोड़ी जाती है। इसको क्लीयरेंस कहते हैं बेसिकली। ये रेडियल भी होती है यानी बेरिंग और इस रेस के दरमियान, और एक्सियल भी होती है यानी आपकी इस बेरिंग ने ऊपर और नीचे भी मूव करना होता है, इस रोलिंग एलिमेंट ने साइड पे भी मूव करना होता है। अब ये होती किस लिए है? ताकि आपका बेरिंग जो है ना वो एक सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के साथ रोटेट कर सके, घूम सके। अब the bearing internal clearance is defined as the total distance through which one bearing ring can be moved relative to other। अगर आपका बेरिंग लोड पे नहीं है यानी आपके हाथ में है, अक्सर लोग मैंने देखा है जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो लोग बेरिंग को हाथ में पकड़ते हैं और थोड़ा सा ऐसे मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं साइड पे या ऊपर नीचे मूव करते हैं, अगर वो बेरिंग बेचारा थोड़ा सा मूव कर गया तो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं यार ये तो आपने यूज बेरिंग हमें दे दिया है, या बेरिंग ऑलरेडी चला हुआ है, खराब बेरिंग है। तो वो बेरिंग अगर ऊपर नीचे या आगे पीछे मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्लियरेंस छोड़ी गई है। तो अगर आपका बेरिंग आपके हाथ में बगैर लोड पे आगे थोड़ा बहुत मूव कर रहा है तो वो क्लियरेंस ठीक है, वो बेरिंग के अंदर होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे वाई इंटरनल क्लियरेंस में, कि बेरिंग के अंदर वो क्लियरेंस क्यों रखी जाती है। सबसे पहले वाई इंटरनल क्लियरेंस की 3 बड़ी रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन जो है वो है स्ट्रॉन्ग फिट, एंड देन सेकंड है थर्मल एक्सपेंशन, और थर्ड है लुब्रिकेशन फिल्म। इन तीनों को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फिट क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है और लुब्रिकेशन फिल्म क्या होती है, और इनका बेरिंग की इंटरनल क्लियरेंस से क्या ताल्लुक है। आपको एक थंब रूल बता देता हूँ कि इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको कोई शक है कि यहाँ पे मेरा C3 यूज होगा या C2 यूज होगा, तो डाउट की सूरत में आपने हमेशा ग्रेटर क्लियरेंस को सिलेक्ट करना है। यानी अगर आपको C3 और C2 में डाउट है तो आप C3 सिलेक्ट करेंगे, C3 और C4 में डाउट है तो C4 को सिलेक्ट करेंगे। तो हमेशा अपने बड़ी क्लियरेंस को सिलेक्ट करना है, छोटी क्लियरेंस को सिलेक्ट नहीं करना है। ये एक थंब रूल है। तो हम लोग वाई इंटरनल क्लियरेंस में इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारा है स्ट्रॉन्ग फिट। मैंने आपको 3 रीजन बताई थी क्लियरेंस की, स्ट्रॉन्ग फिट, थर्मल एक्सपेंशन और लुब्रिकेशन फिल्म। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग फिट को डिस्कस करते हैं। अब देखिए आपने इस पिक्चर को जो है ना वो गौर से देखना है। अब ये सेकंड पिक्चर को भी इग्नोर कर दें। अब
अब देखिए ये वाला जो बेरिंग है ये अनमाउंटेड है, यानी अभी तक ये बेरिंग फिट नहीं हुआ, अभी तक बेरिंग आपके हाथ में है। तो इसके अंदर जो इनिशियल क्लियरेंस है वो इतनी क्लियरेंस छोड़ी गई है, यानी बेरिंग और रेस के दरमियान इतनी सी जगह खाली है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है माउंटेड, यानी अब आपका बेरिंग शाफ्ट के ऊपर माउंट हो गया, ये आपकी शाफ्ट है। अब शाफ्ट जो होती है वो बेरिंग के बोर साइज से थोड़ी सी हैवी रखी जाती है, थोड़ा सा उसका साइज ज्यादा रखा जाता है। लेट्स से बेरिंग का बोर साइज 25 है, तो शाफ्ट का साइज 25.010 या अराउंड 100 या 10 माइक्रोन जो है ना वो ज्यादा रखा जाता है, ताकि वो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फिट हो सके। अब अगर शाफ्ट का साइज ज्यादा होगा तो जब बेरिंग बोर साइज इसमें फिट होगा तो ये बेरिंग के इस रिंग को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे। अब ये रिंग जो है मूव करेगा इस रोलिंग एलिमेंट को, और ये रोलिंग एलिमेंट ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्लियरेंस ज्यादा थी और यहाँ पे ये क्लियरेंस कम होके थोड़ी रह गई है। तो बेरिंग की जो क्लियरेंस है वो नंबर 1 रखी जाती है स्ट्रॉन्ग फिट के लिए। अगर आप ये क्लियरेंस ना होती बेरिंग में और आप बेरिंग को फिट करते तो ये रोलिंग एलिमेंट जो है यहाँ पे रेस के साथ टच कर जाता और आपको बेरिंग आपको कभी भी लाइफ ना देता। सेकंड रीजन जो है वो वाई इंटरनल क्लियरेंस की, वो है थर्मल एक्सपेंशन। अब ये देखें ये शाफ्ट के ऊपर आपका बेरिंग फिट है और अब आपने अपनी वो जो 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 भी आपका इक्विपमेंट होगा वो आपने चला दिया। लेट से मोटर है, मोटर का रूटर है, वो जब रोटेट करेगा लेट से वो 2800-2900 आरपीएम के साथ घूम रहा है, तो शाफ्ट जो है वो हीटअप होती है। अब जब शाफ्ट हीटअप होगी तो हीट की एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्रॉम हॉट साइड टू कोल्ड साइड ट्रेवल करती है। तो ये शाफ्ट इसकी हीट ट्रांसफर होगी बेरिंग के इनर रिंग के ऊपर, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर डायरेक्टली इनर रिंग फिट है। अब इसकी हीट जब इनर रिंग पे ट्रांसफर होगी तो ये इनर रिंग के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आपका रोलिंग एलिमेंट, और रोलिंग एलिमेंट जो है ना वो आपका एक्सपैंड करेगा तो और ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लियरेंस कितनी थी, इतनी क्लियरेंस रह गई थी। आफ्टर थर्मल एक्सपेंशन क्लियरेंस और कम हो गया। अब अगर आप पहले ही आपने कम क्लियरेंस सिलेक्ट की हुई होती तो यहाँ पर वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और बेरिंग आपको कभी लाइफ नहीं देता। तो जो सेकंड रीजन होती है वो होती है थर्मल एक्सपेंशन। क्लियरेंस की जो सेकंड रीजन होती है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है। थर्ड रीजन मैंने आपको बताया कि लुब्रिकेशन होती है। अब देखिए ये बेरिंग है, ये बेरिंग का रोलिंग एलिमेंट है जहां पे गोली चल रही है। अब इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, ये मैंने जूम करके दिखा दिया। ये अब आपका जो है ओवरऑल ये एक रोलिंग एलिमेंट है, गोली है, और ये इसकी रेस है। अब देखें रेस और रोलिंग एलिमेंट के दरमियान थोड़ा सा गैप है, और उस गैप में ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है ये आपकी बेसिकली ग्रीस है, जो ग्रीस में से ऑयल निकलता है। अब इसी क्लियरेंस के अंदर ऑयल ने एक फिल्म बनानी होती है जो कि रोलिंग एलिमेंट और रेस को आपस में सेपरेट करता है, जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट को खत्म करता है ताकि बेरिंग हीट अप ना हो। अब अगर बेरिंग के अंदर क्लियरेंस नहीं होगी तो ये लेयर जो है, फिल्म जो है लुब्रिकेशन की, वो नहीं बनेगी, मेटल टू मेटल कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और आपका बेरिंग फेल हो जाएगा। तो क्लियरेंस को बेरिंग के अंदर रखने के 3 मकसद थे, एक स्ट्रॉन्ग फिट था, एक थर्मल एक्सपेंशन था, एक लुब्रिकेशन था। अगर क्लियरेंस नहीं होगी तो आपका रोलिंग एलिमेंट जो है वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट करेगा और बेरिंग आपका फेल हो जाएगा। अब इसी इंटरनल क्लियरेंस का इफेक्ट क्या होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर में देखा था लोड डिस्ट्रीब्यूशन को। अब हम इस पिक्चर को पहले देख लेते हैं, इस वाली को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो मेजरली होती है वो इस तरह नीचे वाली 3 रोलिंग एलिमेंट होती है अगर आपका रेडियल लोड है तो। अब देखिए ये रोलिंग एलिमेंट जैसे जैसे यहाँ पे मूव करता जा रहा है, आपने इस कॉन्टेक्ट एरिया को देखना है। यहाँ पे देखें थोड़ा सा गैप आ गया, यहाँ पे देखिए गैप ज्यादा हो गया, फिर ये गैप आ गया, और यहाँ से गैप कम होना शुरू हो गया, और अगेन ये इसके साथ टच होना शुरू हो गया। तो ये परफेक्ट एक लोड जोन बन रहा है उसका अकॉर्डिंग टू क्लियरेंस। अगर आप आपने कम क्लियरेंस सेलेक्ट कर ली, यानी C3 लगना था, आपने C2 लगा दिया, या अपने शाफ्ट का साइज जो है ना वो ज्यादा बड़ा कर दिया, तो क्या होगा। अब दूसरी पिक्चर पे आ जाएं, इस वाली पिक्चर पे आ जाएं। अब देखिए यहाँ पे ये रोलिंग एलिमेंट, यहाँ पे देखें तो लोड जोन भी ज्यादा हो गया इसका, और हर रोलिंग एलिमेंट रेस के साथ टच हो रहा है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपका बेरिंग ज्यादा ग्रीस कंज्यूम करेगा, ज्यादा टेम्परेचर पे चलेगा, और आपको लाइफ बहुत ज्यादा कम देगा। तो इंटरनल क्लियरेंस का बेरिंग की लाइफ के साथ डायरेक्टली जो है वो कनेक्शन है। आपने इंटरनल क्लियरेंस को जरूर मैनेज करना है और इसको अच्छे तरीके से सुनना है वीडियो को भी, और इसको आगे अप्लाई भी करना है। एंड देन इंटरनल क्लियरेंस में नेक्स्ट हम देखें कि आपने क्लियरेंस को डिमांड कैसे करना है कि अब आपको कौन सी। नॉर्मली लोग सिंपल लिख देते हैं यार मुझे 6310 का बेरिंग चाहिए। अब उसमें आपको क्लियरेंस मेंशन करनी है। सबसे कम क्लियरेंस होती है C1, उसके बाद C2 होती है जो कि C1 से ज्यादा होती है।
देन एक नॉर्मल क्लियरेंस होती है जो बेरिंग के अंदर नहीं लिखी हुई आती है। अगर किसी बेरिंग के ऊपर C1 C2 C3 में से कुछ भी नहीं लिखा तो वो नॉर्मल क्लियरेंस का बेरिंग होगा। देन C3 यहाँ से हायर क्लियरेंस स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली मोटर्स में मिनिमम जो है ना वो ये क्लियरेंस लगती है। देन C4 और C5। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं तो ये देखें 6210/C3 इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप ये लिखेंगे तो आपको C3 का ही बेरिंग मिलेगा। इंटरनल क्लियरेंस सिलेक्शन चार्ट। एक अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको इनमें से कौन सी क्लियरेंस सिलेक्ट करनी है? एक आपको क्विक सिलेक्शन चार्ट बता रहा हूँ। अब ये देखें डीजीबीबी और रोलर बेरिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ये क्लियरेंस जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। बेरिंग के साइज, बेरिंग के नंबर्स के अकॉर्डिंगली क्लियरेंस हर बेरिंग में डिफरेंट होती है। अगर आपका डीजीबीबी है और आपका बेरिंग 120 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे नीचे चल रहा है तो आप C3 सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका टेम्परेचर 120 से 150 ऑपरेटिंग टेम्परेचर 120 से 150 है तो C4, 150 से 200 है तो C5, अगर 200 से 350 है तो मल्टीपल ऑफ C5 एक स्पेशल बेरिंग आता है। एंड अगर ये सारे हैं डीजीबीबी बॉल बेरिंग के केस में। अगर आपके रोलर्स बेरिंग है तो रोलर बेरिंग में जो C3 है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है और C4 जो है वो 200 से 250 तक, C5 जो है वो 250 से 350 तक चलता है। तो आप देख लीजिएगा आपकी एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग बेरिंग को ये वाले सफेस के साथ डिमांड कर सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आप लोगों ने कोशिश करना है कि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ और कलीग्स के साथ ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों के पास जा सके। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।